देख रहे हैं ए न्यूज़ टुडे। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की खास खबरों का। पहली खबर देखिए लोकेंद्र सिंह लकी की। हसनगंज में संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे पर एक युवक का शव लटकता हुआ मिला। आपको बता दें कि फतेहाबाद का रहने वाला एक 25 साल रंजीत राठौर नाम के युवक का शव आम के बगीचे में फांसी के फंदे पर लटकता हुआ मिला। लोगों ने घटना की सूचना पुलिस स्वजनों को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पटना की खबर की ओर देखिए आलोक तिवारी की गोंडा से। पुलिस अधीक्षक वांछित अभियुक्त के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में एक नफर वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। एसओ अभय सिंह ने नफर वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायालय रवाना किया। पटना की खबर की ओर देखिए मथुरा से अमित शर्मा की। बरसाना में राधा रानी का जन्म उत्सव प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था के बीच मनाया गया। यहाँ देश विदेश से आए श्रद्धालुओं ने बड़ी ही भक्ति भाव के साथ इस पर्व को मनाया। इस दौरान मंदिर प्रशासन द्वारा मंदिर को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया। सुबह 4 बजे विधि विधान के साथ पंचामृत, वृक्ष की औषधियों और जड़ी बूटियों से राधा रानी का अभिषेक कराया गया। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी मिलती है, दिल को इतना सुकून मिलता है बरसाना आने के बाद में, राधा रानी के दर्शन करने के बाद में। एक तरह से जिंदगी बिल्कुल सफल हो गई हो मेरी। यहाँ आकर अब तो मेरी ऐसी आदत हो गई कि मैं 15 डेज में चली आती हूँ। अगर मैं 15 डेज से ज़्यादा करती हूँ तो मुझे नींद ही नहीं आती, ऐसा लगता है श्री जी बुला रही है। और एक बार जिसको श्री जी का वो जो बोलते हैं ना नशा चढ़ जाता है ना, फिर वो बाहरी दुनिया में वो रुक ही नहीं सकता, लाडली उसको बुला लेती है। आज देखो मैं कितनी लकी हूँ कि वो राधा अष्टमी पे मुझे अपने गोद में बैठाई हुई है। बस मुझे ऐसे है कि मेरी लाडो ने मुझे पकड़ लिया, अब मुझे कहीं नहीं जाना। मुझे मेरा दिल ये कर रहा है मैं घर भी ना जाऊँ, यहीं पे ही रह जाऊँ। तो कैसा यहाँ पे फील होता है? बस श्री जी की कृपा है, अपार कृपा है, आनंद बरस रहा है। 2 साल से मतलब प्रशासन की भी व्यवस्था बहुत अच्छी है। 2 साल से पहले तो मतलब धक्का की बहुत होती थी, अब 2 साल से व्यवस्था अच्छी है। और अगली खबर की ओर देखिए आजमगढ़ से। आजमगढ़ में 20 सितंबर को सुबह दुकान में घुसकर गोली मारकर पिता, बेटे रशीद और शोएब की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में 5 नामजद लोगों में से 2 की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी थी। वहीं मुठभेड़ में मुख्य आरोपी पवन गुप्ता को गिरफ्तार किया गया। एसपी ने बताया कि 1 साल पहले भी विवाद हुआ था, तब पुलिस ने आरोपियों को जेल भेजा था। मामले में बदला लेने के लिए आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया। घटना में गोली मारने के बाद दुकान में आग लगाई गई थी। कल रात्रि एसएचओ महाराजगंज की टीम के द्वारा 2 अन्य नामजद अभियुक्त प्रदीप गुप्ता व पंकज गुप्ता पुत्र दिनेश गुप्ता इनको गिरफ्तार कर इनके पास से अवैध शस्त्र व कारतूस बरामद किया गया है। आज सुबह लगभग 5 बजे 5वें मुख्य अभियुक्त पवन गुप्ता पुत्र दिनेश गुप्ता को चपरी पुलिया के पास पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से घटना में प्रयुक्त 32 बोर की एक पिस्टल बरामद हुई है। इसके दाहिने पैर में गोली लगी है। उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है, जहाँ इसकी स्थिति सामान्य है। अभियुक्तों ने पूछताछ के दौरान बताया है कि 1 वर्ष पूर्व विपक्षी द्वारा मारपीट की घटना की गई थी, जिसमें पुलिस के द्वारा एफआईआर दर्ज की गई थी और विपक्षी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। उसी घटना का बदला लेने के लिए इसके द्वारा यह घटना कारित की गई है। अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई एसएचओ महाराजगंज और उनकी टीम के द्वारा की जाएगी। देखिए मथुरा से ये खास रिपोर्ट अमित शर्मा की। एक महिला और एक बुजुर्ग श्रद्धालुओं की बीपी और शुगर की बीमारी के कारण मौत हो गई। राधा अष्टमी पर दर्शन करने आए बरसाना पहुंचे थे श्रद्धालु। वहीं एसएसपी शैलेश पांडे ने भीड़ के दबाव या भगदड़ होने जैसी किसी भी घटना से इंकार किया है। इस पूरे मामले में हमसे बातचीत करेंगे हमारे संवाददाता अमित शर्मा, जो इस वक्त हमसे लाइव जुड़ चुके हैं। मुझे ये बताइए कि 2 श्रद्धालुओं की जो मौत हुई है, जिसमें एक महिला थी और एक बुजुर्ग थी, ये कैसे हुआ है? क्योंकि प्रशासन तो कह रहा है कि कोई भी भगदड़ नहीं हुई थी और कोई बीमारी की वजह से इनकी मौत हुई है। मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला अभी जो जैसे मैंने सुबह मॉर्निंग में खबर डाली थी ना जी, उसमें तो एसएसपी भी यही कह रहे हैं और जिले के जिलाधिकारी भी यही कह रहे हैं और मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर भी यही कह रहे हैं जी। लेकिन वही एक फुटेज फाइल मैंने ऐसी डाली है कि जो किसी के पास नहीं है, एक्सक्लूसिव है। मैंने कहा अगर ये फाइल अगर लगती है तो मेरा फोनो मतलब सक्सेस रहेगा। उसमें साफ फुटेज मतलब जिस तरीके से वो कह रहे हैं ना कि मंदिर प्रांगण में इस तरीके की कोई घटना वारदात नहीं हुई, लेकिन वो इस बात को प्रमाणित चरितार्थ करती है कि वो घटना उस मंदिर प्रांगण में ही हुई है। सीढ़ियों से उस महिला को पुलिस की मौजूदगी में लेके आ रहे हैं, उसमें बोरी में भरते हुए उसके परिजन, और वो मृत महिला है। जब हॉस्पिटल ले गए तो वापस उसको मृत घोषित कर दिया गया। इसी तरीके से अलग अलग 2 जगह पर घटना हुई है। ये प्रशासन अपनी पीठ को थपथपा रहा है कि घटना ऐसी कोई मतलब मंदिर प्रांगण की है ही नहीं। इसमें कितनी सच्चाई है कि मौत की वजह क्या है? क्या सच में बीमारी ही थी कि या फिर जो जैसा कि आपने बोला कि सीढ़ियों से या जो भगदड़ की वजह से हुआ है, सच्चाई क्या है?
कि मैं आपको बता दूं, ये राधा जन्म उत्सव के दौरान दर्शन के लिए जब आए श्रद्धालुओं की दम घुटने से मौत हो गई। हादसे के बाद प्रशासन में खलबली मच गई। अब इसके दौरान श्रद्धालुओं की मौत, ये दुर्घटना शनिवार की सुबह लाडली जी मंदिर में अभिषेक के दौरान हुई। मृतकों में से एक महिला श्रद्धालु शामिल है, प्रयागराज की रहने वाली है। 60 वर्षीय श्रद्धालु राजमणि राधा रानी के दर्शन करने अपने परिवार के साथ बरसाना पहुंची। सुबह 4 बजे अभिषेक के दर्शन करने के लिए सीढ़ियों पर लाडली जी मंदिर जा रही थी, तभी भीड़ के दबाव में उनका दम घुट गया और वह बेहोश हो गई। भीड़ के दबाव में बेहोश हुई महिला और श्रद्धालु, उनके स्वजन परिजन, पुलिस उनको ये CHC मतलब ले गए, जहां उनको मृत घोषित कर दिया गया। उधर वहीं दूसरी तरफ एक घटना सुदामा चौक पर अन्य एक बुजुर्ग के दबाव में आने से बेहोश हो गए। उनको भी अस्पताल ले जाया गया, जहां उनको भी मृत घोषित कर दिया गया। मृतक की जो दूसरा जो वृद्ध था, उसकी पहचान नहीं हुई है। CHC प्रभारी डॉक्टर मनोज वशिष्ठ ने बताया कि दोनों ही श्रद्धालुओं को यहाँ मृत लाया गया था। महिला श्रद्धालु मधुमेह से पीड़ित थी। जी, तो इस पर प्रशासन का क्या टेक है? जैसे SSP शैलेश पांडे का इस पे क्या कहना है? कोई कार्रवाई होगी या हो रही है इस पर? जी, अगर SSP मथुरा की अगर हम बात करें तो मैं आपको बता दूं, साथ जिले के जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने और SSP जी मथुरा शैलेश कुमार पांडे ने साफ शब्दों में ये कहा है। ऐसा ही डॉक्टरों का भी कहना है कि ये जो घटना जो हुई है इस तरीके से, ये मंदिर परिसर की मतलब कोई घटना इस तरीके से नहीं हुई है। लेकिन हम आपको साफ साफ फुटेजों में दिखा सकते हैं कि जो सफेद चौक जो बना हुआ है मंदिर के ऊपर, सीढ़ियों से ऊपर, जहां मंदिर प्रांगण से एक महिला को उसके परिजन जो है गोदी में, उसको पुलिस की मौजूदगी में सीढ़ियों से उतारते हुए लेके आ रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है, जहां एक तरफ प्रशासन मतलब अपने बचाव के लिए जो साफ मतलब ये कहता हुआ नजर आ रहा है, चाहे वो जिले के जिलाधिकारी हो, चाहे जो मथुरा जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार पांडे हो, वो इस तरीके की घटना से बिल्कुल इनकार कर रहे हैं। लेकिन हमारे फुटेज साफ मतलब जो सोशल मीडिया पर अभी वायरल हो रही है एक फाइल, इसमें साफ मतलब ये आप देख सकते हैं कि ये घटना मंदिर प्रांगण के अंदर ही हुई है। जी, तो यहाँ पे पूरी तरह से प्रशासन जो है वो अपना पल्ला झाड़ रहा है। बिल्कुल। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी, आपने इस घटना के बारे में विस्तार से बताया। अरे शुगर के मरीज है, बस शुगर के मरीज से खत्म हुई है, शुगर बढ़ गया था। कौन सी जगह पे खत्म हुई है ये? खत्म तो यही रोड है आगे बाहर वहाँ पर। क्या नाम था इनका? राजमंदी। कहाँ के रहने वाले हैं? इलाहाबाद। भीड़ वगैरह में भी थी ये? अरे खुद नहीं, धर्मशाला में थी। मेले से संबंधित तो घटना नहीं कह सकते उसे। आज सवेरे सुदामा चौक पे एक बाबा शायद चाय पी रहे थे बैठ करके किसी उस पे, उसके बाद वो अचानक गिर पड़े और उनकी मृत्यु हो गई वहीं, जिसका मोस्ट प्रोबेबल कॉज जो डॉक्टर साहब ने देखने के बाद बताया वो कार्डियक अरेस्ट था। इसके अतिरिक्त एक ब्रॉड डेड महिला और लाई गई थी, राजमणि, जो कि इलाहाबाद की थी। परिवारजनों ने बताया कि वो हाई शुगर की मरीज़ थी, उनका शुगर बढ़ा रहता था। कल से उन्होंने कुछ खाया नहीं था और आज सुबह उन्होंने बिना कुछ खाए पिए दवाई ले ली थी शुगर की। उसके बाद वो एकदम से कोलैप्स कर गई। जब तक वो अस्पताल उनको यहाँ लाते तब तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी। कुछ सोशल मीडिया पे इस तरह की बातें आ रही हैं, यहाँ पर 2 लोगों की डेथ हुई है। वास्तविकता ये है कि उसमें से एक महिला थी जिनकी उम्र लगभग 60 साल की थी। उनका वो डायबिटिक की पेशेंट थे, जिनका डायबिटिक लेवल इसमें 500 से ऊपर था और कल से उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं था, जिसके कारण उनकी डेथ हुई है। बढ़ते अगली खबर की ओर देखिए आलोक तिवारी की गोंडा से। क्षेत्राधिकारी द्वारा थाना स्थानीय ग्राम प्रहरी की मीटिंग कर सभी की समस्याओं को सुना गया और सभी को शासन के निर्देश से अवगत कराते हुए चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए समस्त ग्राम प्रहरी को टॉर्च बांटे गए। बढ़ते अगली खबर की ओर देखिए बस्ती से जयप्रकाश यादव। पशुओं में लंपी वायरस का प्रकोप जारी है। बड़ी संख्या में पशु इस रोग से प्रभावित हो रहे हैं। लंपी वायरस से पशुओं को बचाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर पशुपालन विभाग भी एक्टिव हो गया है। हर दिन 3 से 4 हजार पशुओं को लंपी वायरस से बचाने के लिए युद्ध स्तर पर टीकाकरण किया जा रहा है। ये बीमारी पूर्वांचल की जनपदों में गौवंशों में ज्यादा देखने को मिल रहा है। इस वायरस का फैलाव मच्छर, मक्खी और अन्य कीटों के माध्यम से एक जानवर से दूसरे जानवर में होता है। बरसात के मौसम में कीटों की संख्या बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इसका फैलाव तेजी से होता है।
बस्ती जनपद की बात की जाए तो अब तक ये बीमारी 140 गांव तक फैल चुकी है। जिले में अब तक 311 पशु लंपी वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। एक पशु की अब तक मौत हो गई है, बाकी पशुओं का इलाज चल रहा है। अब जिले में 67 पशु लंपी वायरस से संक्रमित हैं। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी A.K. कुशवाहा ने कहा कि लंपी वायरस का केस लगातार कम हो रहा है। पशुओं का बड़े पैमाने पर टीकाकरण किया जा रहा है। जिले में 90,000 टीका मिला है, जिसमें से अब तक 60,800 पशुओं का टीकाकरण किया जा चुका है। अब 29,200 टीकाकरण बैलेंस है, जिसमें से प्रतिदिन 3 से 4,000 पशुओं को टीका लगाया जा रहा है। ये बीमारी जो है वो ये गोवंशीय पशुओं में इस समय पूर्वांचल में हो रही है। तो इसमें मेन चीज़ ये है कि यह एक विषाणु जनित रोग है और यह इस बरसात के समय में जो मच्छर और कीट बढ़ जाते हैं उनके काटने की वजह से ये इसके विषाणु जो है एक पशु से दूसरे पशु में फैलते हैं। कम हो गई है। आज के डेट में इस बीमारी से मात्र 3 केस मिले हैं। अभी तक पूरे ज़िले में टोटल संक्रमित पशुओं की संख्या 311 है। अभी तक जो है टीकाकरण हमारे यहाँ 60,800 पशुओं को जो है टीका लग चुका है। वार्ता की खबर की ओर देखे जयप्रकाश यादव की। रुधौली के शास्त्री नगर वार्ड में स्थित मध्य नगर के रहने वाले नवल किशोर ने पत्नी के साथ अज्ञात कारणों से जहर खा लिया। लोगों ने दंपति को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रुधौली पहुंचाया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। पति नवल किशोर की मृत्यु हो गई और पत्नी को बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया गया। लोगों ने बताया कि आए दिन पारिवारिक विवाद होता रहता था। मृतक नवल किशोर घर पर ही रहकर खेती और ड्राइविंग का काम करता था। अभी कुछ जमीनी विवाद का भी बात कुछ लोगों द्वारा बताई गई है। सभी पहलुओं पर जांच की जाएगी और साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। 2 अभियुक्त जिन पर आरोप लगाए गए हैं उनको पुलिस कस्टडी में ले लिया गया है। पूछताछ जारी है, अग्रिम कार्रवाई प्रचलित है। 3 दिन के लिए यमुना एक्सप्रेसवे रहेगा बंद। इस दौरान भारी वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा। एक्सप्रेसवे पर सिर्फ कार, बाइक से आवाजाही होगी। ग्रेटर नोएडा के बुद्ध इंटरनेशनल में MotoGP रेस होने की वजह से 22 सितंबर से 24 सितंबर तक एक्सप्रेसवे बंद रहेगा। नेपाली नंबर की तथाकथित टूरिस्ट बस की गुप्त तिजोरियों में छिपाकर भारत से नेपाल ले जाया गया 1,80,000 के मोबाइल पार्ट नेपाल पुलिस ने पकड़े। देखिए लखीमपुर खीरी से पीयूष गुप्ता की ये खास खबर। इंडो नेपाल सीमा पर अवैध रूप से संचालित नेपाली नंबर की तथाकथित टूरिस्ट बसें कस्टम पुलिस सहित अन्य सुरक्षा एजेंसियों के लिए कामधेनु गाय साबित हो रही है, जिसके चलते अति संवेदनशील कही जाने वाली गौरी फंटा सीमा पर प्रतिबंधित सामानों और मानव तस्करी की घटना में इजाफा होता आ रहा है। उल्लेखनीय है कि इंडो नेपाल की अति संवेदनशील कही जाने वाली सीमा पर इन दिनों लगभग 1 दर्जन नेपाली नंबर की MBC परमिट पर तथाकथित टूरिस्ट बसें संचालित हो रही हैं, जो टूरिस्ट सवारी के नाम पर यात्रियों और प्रतिबंधित सामान की तस्करी कर लाखों रुपए कमा रहे हैं। इसके साथ ही मौका मिलने पर विदेशी नागरिकों को बिना पासपोर्ट वीजा के नेपाल से भारत और भारत से नेपाल पहुंचा दिया जाता है। जबकि इन बस संचालकों द्वारा बनवाए जाने वाले टूरिस्ट परमिट में कई त्रुटि होती है, जिसके चलते बसें रात के अंधेरे में शहरों के बाहर शॉर्टकट रास्ता अपनाते हुए गंतव्य तक पहुंचते हैं और भारत से प्रतिबंधित सामानों का लाखों रुपए का जखीरा बस में बनी गुप्त तिजोरियों में छुपाकर नेपाल पहुंचा देते हैं। वहीं नेपाल से मादक पदार्थ सहित थर्ड कंट्री गुड्स भारत पहुंचा दिया जाता है। 23 सितंबर को भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की साठगांठ से 1,80,000 रुपए का प्रतिबंधित माल नेपाल पुलिस ने पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। इससे पहले 15 सितंबर को नेपाल पुलिस ने लगभग 28 लाख रुपए का प्रतिबंधित सामान एक नेपाली नंबर की टूरिस्ट बस से पकड़ा था। सूत्रों की माने तो इन दोनों नेपाली तेल के टैंकरों और कुछ मालवाहक गाड़ियों से भारी पैमाने पर तस्करी की जा रही है, जो कि भारतीय सुरक्षा एजेंसियों पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। महेंद्र सिंह लकी की देखिए ये खास रिपोर्ट। बता दें कि गणेश चतुर्थी के चलते ALY मैनपुरिया इंटर कॉलेज के छात्र और शिक्षक गणेश प्रतिमा विसर्जन करने के लिए जलेश्वर नाथ मंदिर स्थित सई नदी के तट पर गए थे। तेज बहाव होने के कारण सीढ़ियों से पैर फिसलने से लखनऊ के बुद्धेश्वर निवासी शिक्षक अभिषेक और 12 में पढ़ने वाले छात्र जयवीर यादव गहरे पानी में चले जाने से डूबने लगे। जब तक मदद मिलती तब तक दोनों नदी के बहाव के साथ बह गए। दोनों के डूबने की सूचना मिलते ही SDM नवीन चंद्र और CO संतोष सिंह, प्रभारी राजेश सिंह फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। स्थानीय गोताखोरों की 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दोनों के शव को बाहर निकाला गया। शवों को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है।
बता दें कि मूर्ति विसर्जन की स्कूल प्रशासन ने किसी प्रकार की सूचना तहसील प्रशासन या पुलिस को नहीं दी थी। बगैर जानकारी के ही स्कूल के छात्र और अध्यापक मूर्ति विसर्जन के लिए आए थे। सुरक्षा व्यवस्था के किसी भी प्रकार के इंतजाम न होने से घटना घटित हुई। गणेश चतुर्थी त्योहार के चलते घाट पर किसी प्रकार की बैरिकेडिंग न करवाना चर्चा का विषय बना है। बारिश के चलते सई नदी का जलस्तर अन्य सालों की अपेक्षा इस साल अधिक हो गया। हर साल इसी स्थान पर गणेश चतुर्थी के अवसर पर श्रद्धालु मूर्ति विसर्जन करते आए हैं। इस साल नगर प्रशासन की लापरवाही के चलते सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से किसी भी प्रकार के व्यापक इंतजाम नहीं किए गए थे, जिससे ये एक बड़ी घटना घटित हो गई है। इस पूरे मामले में आपको विस्तार से बताएंगे हमारे संवाददाता जो इस वक्त हमसे लाइव जुड़े हैं। जी लोकेंद्र, ये बताइए कि इस घटना के बारे में पूरी जानकारी बताइए। जी रत्ना जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हर साल गणेश चतुर्थी का त्योहार हिंदुओं में प्रति वर्ष बड़ी आस्था के साथ मनाया जाता है, जिसमें त्योहार के बाद गणेश मूर्ति का विसर्जन भी किया जाता है। जिन घाटों पर मूर्ति का विसर्जन होना होता है वहां पर पहले ही नगर प्रशासन और पुलिस प्रशासन या तहसील प्रशासन के द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं। इस बार बारिश अधिक होने के कारण नदी का जलस्तर भी काफी बढ़ा हुआ था, फिर भी प्रशासन द्वारा किसी भी प्रकार के सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम नहीं किए गए थे, जिसके चलते इतनी बड़ी घटना घटित हो गई, जिसमें एक छात्र और एक शिक्षक ने अपनी जान गंवा दी। ये बताइए कि क्या प्रशासन को इसके बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी? जैसा आपने अभी बताया कि गणेश चतुर्थी जैसे त्योहार है, लोग आएंगे, विसर्जन करेंगे मूर्तियां, तो ऐसे में प्रशासन को तो सख्त होना चाहिए था, उनकी व्यवस्था को और उनको टाइट करनी चाहिए थी। नहीं, बिल्कुल आपका कहने का सही है, लेकिन प्रशासन को जानकारी होने के बावजूद भी हीला हवाली की गई है। जैसे कि त्योहार के कुछ दिन पहले ही इन चीजों की सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम कर देने चाहिए, लेकिन इस सीधे तौर पे प्रशासनिक लापरवाही नजर आ रही है, जिसमें इस तरीके की घटना आगे भी होने के चांसेस हैं। जी, जैसा कि खबर में ये भी बताया गया है कि प्रशासन को इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई थी, तो आपको नहीं लगता यहाँ पे प्रशासन की एक और लापरवाही देखी गई कि स्कूल टीचर्स आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं और एक समूह आ रहा है बच्चों का, विसर्जन के लिए जा रहे हैं, ऐसे में उनको बैरिकेडिंग या लोगों के लिए ही कोई व्यवस्था करनी नहीं चाहिए थी? बिल्कुल जाहिर सी बात है, अगर वो समूह गया होगा तो सीधे सीधे जुलूस मोहान चौराहे से होकर ही गया होगा, जहां पर पुलिस के कुछ न कुछ सिपाही या गार्ड वगैरह मौजूद रहते हैं, उनको देखना चाहिए था, उस चीज की व्यवस्था करनी चाहिए था। ये बिल्कुल प्रशासनिक लापरवाही सीधे तौर पर नजर आ रही है। नगर पंचायत मोहान के जो अधिशासी अधिकारी हैं, इनकी भी लापरवाही नजर आ रही है, क्योंकि उस घाट पर हर साल मूर्ति विसर्जन होता है, इसके पुख्ता इंतजाम उनको करने चाहिए थे। नगर प्रशासन की ज्यादा से ज्यादा ये लापरवाही नजर आ रही है इसमें। जी, इस घटना को लेकर के स्कूल प्रशासन का क्या कहना है? उनका क्या? स्कूल प्रशासन ने अभी तक किसी भी प्रकार की बात नहीं कही है। फिलहाल अभी पुलिस का भी यही कहना है कि जांच चल रही है, अगर कोई तहरीर मिलती है तो FIR दर्ज की जाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इस घटना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। जी, सई नदी मोहान कस्बे के किनारे सई नदी में 2 व्यक्तियों की डूबकर दुखद मृत्यु हो गई। ये लोग बिना किसी सूचना के मूर्ति विसर्जन करने आए थे। इसकी सूचना न तो जिला प्रशासन को, न तहसील प्रशासन को, न ही पुलिस प्रशासन को दी गई थी। इस मूर्ति विसर्जन के दौरान ये 2 व्यक्ति गहरे पानी में चले गए, जिससे इनकी दुखद मृत्यु हो गई। गोताखोरों की मदद से दोनों शव बरामद कर लिए गए हैं और उनको पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। बढ़ते अगली खबर की ओर देखिए ब्रिजेश पांडे की। 2024 इलेक्शन को देखकर सभी पार्टियां तैयारी कर रही हैं। इसी कड़ी में पीस पार्टी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जिला सिद्धार्थनगर से हाफिज और कारी अरबाब फारूकी को जिला अध्यक्ष बनाया है। इसका ऐलान राष्ट्रीय महासचिव अफरोज बादल ने किया, जहां पर कार्यकर्ताओं ने नए जिला अध्यक्ष और नए युवा जिला अध्यक्ष को फूल माला पहनाकर अपना समर्थन दिया। आपको बता दें, कारी अरबाब फारूकी पहले से पीस पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव के पद पर हैं। पीस पार्टी पहले ही अपने लोकसभा उम्मीदवार का ऐलान कर चुकी है। अफरोज बादल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारी पार्टी जमीनी स्तर पर काम करती है। CNRC के मुद्दे पर जब सभी पार्टियां छुप कर बैठी थी, तब हमारी पार्टी ने अकेले जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया। पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब डॉक्टर मोहम्मद अयूब साहब के निर्देशानुसार देश के बिगड़ते हुए माहौल, प्रदेश के जिले के सांप्रदायिक माहौल को खत्म करने के लिए डॉक्टर अयूब साहब ने पीस पार्टी के नए जिम्मेदारों को जिम्मेदारी देने का काम किया है। इसी कड़ी में सिद्धार्थनगर जिला अध्यक्ष हम लोगों ने नया नियुक्त किया है।
हजरत अल्लामा अरबाज फारूकी साहब को बनाया गया है। युवा जिलाध्यक्ष आली जनाब उबैद खान को और उलमा काउंसिल जिलाध्यक्ष मौलाना इजहार साहब। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय अटल भवन पर लोकसभा चुनाव से पहले बूथ सशक्तिकरण कार्यशाला का आयोजन कर पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने के लिए पार्टी के जिला पदाधिकारियों, मंडल अध्यक्ष, मंडल पदाधिकारियों, मंडल में जाने वाले प्रवासियों को आगामी कार्य योजना क्रियाकलापों से अवगत कराया गया। भाजपा जिला अध्यक्ष प्रदीप सिंह के नेतृत्व में आयोजित कार्यशाला की मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश मंत्री अर्चना मिश्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर हर साल 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़े का आयोजन कर तमाम तरह के सेवा के कार्य किए जाते हैं। इस बार भी सेवा पखवाड़े के तहत स्वास्थ्य शिविर, आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए लोगों को जागरूक करने, जनसंपर्क, स्वच्छता अभियान जैसे कार्य किए जा रहे हैं। केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार ने जितना काम किया है उतना किसी अन्य दल की सरकार ने नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नारी शक्ति वंदन विधेयक का पारित होना अपने आप में ही अभूतपूर्व है। बढ़ते अगली खबर की ओर देखें मथुरा से अमित शर्मा की। मथुरा के नरहोली में कवरेज करने गए पत्रकार के साथ मारपीट और जानलेवा हमला हुआ। पत्रकार पर उस समय हमला कर दिया गया जब वो स्मैक और गांजा बेच रही एक महिला की कवरेज कर रहा था। घटना सूचना पर लोगों का हुजूम वहां पर इकट्ठा हो गया और लोगों ने पत्रकार को हमला कर रहे लोगों से बचाया। मामला आज सुबह तकरीबन 8 बजे का है। नरहोली के शमशान घाट के पास एक महिला और उसके परिवारजन का निवास है और वहीं पर उन लोगों ने एक खोखा खोल रखा है। आरोप है कि खोखे की आड़ में गांजा खुलेआम बेचा जा रहा था और महिला के घर में जिस्म फरोशी का भी धंधा चल रहा था। इसकी सूचना एक पत्रकार को हुई। सूचना पर हेतराम नाम के पत्रकार कवरेज करने गए, तभी वहां पर मौजूद आरोपी महिला के बेटे और पति ने पत्रकार पर लाठी डंडों से जानलेवा हमला कर दिया। घटना की सूचना पर उप निरीक्षक रिंकू कुमार मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। पत्रकार हेतराम का आरोप है कि इस दौरान उनसे जाति सूचक शब्द भी कहे गए। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित पत्रकार को मेडिकल के लिए भेज दिया है और तहरीर के आधार पर मामले की विवेचना शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि आरोपी महिला अभी 2 साल पहले ही यहाँ रहने आई है और तब से उसने यहाँ पर अवैध गतिविधियों को अंजाम देना शुरू कर दिया। इसीलिए मिल गया होगा कुछ कि अंदर गए, सामने बात होनी चाहिए यार। ये दरोगा जी बताओ, इतनी बदतमीजी बात। मैं पत्रकार, नेशन टुडे चैनल का पत्रकार, मेरे साथ मारपीट हुई है और जे उनसे बोलने बताइए। घटना ये है भैया कि ये भाई आए होंगे इधर, ये भाई इधर आए होंगे तो इन्होंने क्या किया कि यहाँ पे इसमें बच्चों की उनकी इसमें गाड़ी की लाइन लग रही होगी। इन्होंने वीडियो बनाना चालू, इधर देखे तुम्हारे 2 बाइक गाड़ी खड़ी होगी, कोई धंधे वाले आए होंगे तो इन्होंने उसकी वीडियो बनाना चालू करा। तो इसी बात को लेकर के इन लोगों ने अकेले लड़कों को पकड़ के मारा पीटा। 3 बेला 2 आदमियों ने बड़ी मुश्किल से जान बचाई। मेरे पास घर पे गए बुलाने के लिए, मेरा भाई की दीदी मेरे साथ घटना हो गई, ऐसा बात है। मैं यहाँ मैं पूछा भाई क्या बात है, तो मेरे सामने भी उस लड़के में डंडा मारा, पकड़ के पीटने लगे। यहाँ पर मेरा खेत है, यहाँ पर मैं आया था घूमने अपने खेत पे, तो यहाँ से मैं जा रहा था तो यहाँ से अंदर घुसा तो इसने लेडी ने पूछा यहाँ पे क्यों आया है। मैंने बोला मेरा खेत है, तो यहाँ पे खेत है तो यूं जाना, तो यूं नहीं जाने। इसने गाली दी, चमाट डेढ़ा तेरा यहाँ पे खेत है तो यूं जा। इसने मेरे पे अद्दे बरसाए और बोल रही थी कि लड़की यहाँ पे धंधा बंदा कराती है वो। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए ए न्यूज़ के साथ।